साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है अभी जो इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है उससे संबंधित है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और लाभप्रद एवं सूचनाप्रद जो है जानकारी है, यदि इसे शेयर करें तो यह भी मेरा आपसे अनुरोध है। तो साथियों, 7 अक्टूबर 2023, लगभग 6 माह से चल रहा इजराइल हमास संघर्ष अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद एक नया संघर्ष शुरू हो गया। और इस हमले में शीर्ष ईरानी सैनिक अधिकारी जो हैं मारे गए। और स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया में ईरान ने 13 अप्रैल 2023 को इजरायल पर 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें व सैकड़ों ड्रोन के जरिए जो है भीषण हमला किया था। इस ईरानी हमले से अब मध्य पूर्व का संकट जो है और गहरा हो गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ईरान और इजरायल जो हैं लंबे समय से एक दूसरे के विरुद्ध जो हैं प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध जो है लड़ रहे थे, लेकिन अब यह जो है प्रॉक्सी वार नहीं रह गया। अब दोनों देश जो हैं आमने सामने आ गए हैं। साथियों, आज ईरान जो है केवल यहूदी यहूदी धरती पर ही यह छद्म युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह शिया बहुल और सुन्नी बहुल में बटी जो इस्लामी दुनिया है उससे भी लड़ रहा है। जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया तो उसे सुन्नी बम कहा गया। इसके जवाब में ईरान भी शिया बम बनाना चाहता था और वह उसके करीब पहुंच भी गया था, लेकिन जुलाई 2015 में ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रूस और अमेरिका ने एक जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए और ईरान के इस शिया बम पर एक प्रकार से अल्पविराम लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में अमेरिका के इससे बाहर ये जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर हुए थे, उससे अमेरिका जो है 2018 में उससे बाहर होने की उसने घोषणा की, यानी वह बाहर इससे हो गया। तो इससे ईरान को एक मौका मिल गया और उसके बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की जो सीमा करार में निर्धारित की गई थी 3.67%, उसे तोड़कर 2021 की शुरुआत में वह 20% तक चला गया था। यही नहीं, धीरे धीरे वह 90% तक संवर्धन करने लगा था और उसके बाद जो परमाणु बम बनाने के लिए अनिवार्य होता है। साथियों, इजराइल ईरान के इस महत्वाकांक्षी जो परमाणु कार्यक्रम को अभी निशाना बनाने की ताक में है। उसने ईरान के इस मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ जो हैं 32 देशों को पत्र भी भेजे हैं और दुनिया के दर्जनों विदेश मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों से बात करते हुए ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर बैन लगाने और इसके साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स है उसको भी आतंकवादी संगठन घोषित करने की उसने मांग की है, अपील की है। तो साथियों, अब इजराइल जो है ईरान पर जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है और इजराइल की सेना ने चेताया है कि हमले के बाद जो है ईरान नहीं बचेगा। यह इजराइल की एक प्रकार से हम इसको वार्निंग कहेंगे जो उसने ईरान को दी है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री ने चीन से कहा है कि अब हम संयम बरतना चाहते हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने हितों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने की बात भी कही है। ऐसे में जबकि पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध की दुनिया जो है मार झेल रही है, अब और दुनिया के गहरे आर्थिक संकट की चपेट में आने की यहाँ संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सहित जो वैश्विक ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो चिंता जता रही हैं कि दुनिया अब एक नए युद्ध को सहन करने की स्थिति में नहीं है। खाड़ी के देश जो हैं युद्ध के विस्तार को लेकर खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं
और अमेरिका ने युद्ध से दूरी बनाए रखने को लेकर उसको अमेरिका को जो है वह एक प्रकार से आगाह कर रहे हैं खाड़ी के देश की वह इससे दूरी बनाए रखे, यानी इस ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अपने को न उलझाए। उन्होंने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा है कि उनके देश में बने सैन्य अड्डों का ईरान के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल करने से बचा जाए। साथियों, हाल में जिस तरह ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हार्मुज जलडमरू मध्य में एक इजरायली समुद्री जहाज को कब्जे में लिया है, उससे आशंका है कि यह संघर्ष जो है, इस संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा भाग जो है प्रभावित हो सकता है। और लाल सागर रूट पहले ही हुती विद्रोहियों की कार्रवाई के चलते बाधित है। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव से लाल सागर रूट के और प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यदि इजरायल जवाबी कार्रवाई करता है तो युद्ध का जो विस्तार है बड़े इलाके में हो सकता है। यहाँ यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब इजराइल जो है आक्रामकता की सीमाएं लांघ कर पिछले 6 महीने से गाजा पर लगातार हमले जारी रखे हुए है, तो अमेरिका ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं किया। जाहिर तौर पर जिस तरह की भूमिका अमेरिका व उसके मित्र देश यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ निभा रहे हैं, वैसी भूमिका रूस चीन अब ईरान इजराइल के संघर्ष में निभा सकते हैं। यानी रूस और चीन जो है ईरान इजराइल के संघर्ष में सामने आ सकते हैं। और इन दोनों देशों के जो हैं ईरान के साथ गहरे रिश्ते भी बने हुए हैं। साथियों, निश्चित रूप से मध्य पूर्व का संघर्ष जो है शेष विश्व के हित में नहीं है। वहीं इजराइल ने ईरानी हमले के बाद उसके समर्थन से इजराइल पर हमला करने वाले हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं या इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र के अलावा जो हैं G7 के देश शामिल हैं। और G7 में फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, इटली और कनाडा शामिल हैं। और इन सब ने जो है ईरान की एक सुर में निंदा की है। G7 के संयुक्त बयान में ईरान की निंदा करते हुए ईरान के इस कदम से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने और स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाने के हालात पैदा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है साझा बयान में। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष 7 के नेताओं की बैठक भी हुई। और बाइडेन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग टेलीफोन पर भी बातचीत की। और ईरान से दुश्मनी से परहेज करने की बात करते हुए बाइडेन ने यह बात दोहराई कि अमेरिका इन देशों के बीच जो है तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन इजराइल की रक्षा का समर्थन जारी रखेगा, ऐसा बाइडेन ने कहा। साथ ही उन्होंने इजराइल के पड़ोसी इस्लामिक देशों से भी बातचीत की ताकि कोई सर्वसामान्य समाधान इसका निकल सके। दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री जो ब्लिंकन ने जो है तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की। और साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री जो लॉयड ऑस्टिन हैं, उन्होंने अपने सऊदी और इजरायली समकक्षों से भी बात की। यानी रक्षा मंत्रियों से, वहाँ के रक्षा मंत्रियों से उन्होंने बात की। इस बीच जो है मिसाइल हमले से एक दिन पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में इजराइल से जुड़े जिस कार्गो शिप पर कब्जा किया, भारत के लिए यह स्थिति यहाँ पर खास तौर पर असमंजस पैदा करने वाली है, क्योंकि इस जहाज़ के 25 सदस्यों में से 17 सदस्य जो हैं भारतीय हैं। इसलिए अभी भारत की पहली चुनौती जो है इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें छुड़ाने की बनी है। भारतीय विदेश मंत्री
डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस विषय पर फ़ोन पर बात की है और ईरान से कहा है कि शिपिंग नियम, और ईरान ने इस पर कहा है कि शिपिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से जहाज़ जब्त किया गया है और 17 जो भारतीय क्रू हैं वे भारतीय अफसरों से मिलने की बात भी उन्होंने कही है, यानी ये भारतीय अफसर जो हैं उनसे मिल सकते हैं। तो ऐसे में यह आशा बनती है कि जो एक प्रकार से बंधक बनाए गए हैं भारतीय क्रू मेंबर, 17 मेंबर जो बंधक बनाए गए हैं वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। साथियों, इजराइल की अगली कार्रवाई को लेकर अमेरिकी प्रशासन इस वजह से चिंतित है कि इजराइल अमेरिका को जंग में खींचना चाहता है, क्योंकि ईरान के बड़े हमले के बाद अब इजराइल जो है पलटवार की तैयारी कर रहा है और इजराइल के नेताओं ने कहा है कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी और इसकी जगह वह समय, इसकी जगह कहाँ होगी और वह समय क्या होगा वह हम चुनेंगे, उसका उसका चुनाव हम करेंगे, ऐसा उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यहाँ तक कहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सिद्धांत है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि अमेरिका, जो इजराइल का यहाँ पर सबसे बड़ा सहयोगी है, यह कह चुका है कि वह इस युद्ध में हिस्सा नहीं बनेगा और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव निकट है और ऐसी स्थिति में एक और युद्ध में अमेरिका उलझना नहीं चाहता। पहले ही हुई वह रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। और दूसरा कारण जो है, अमेरिका जानता है कि इजराइल ने सीरिया में जो किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं था, यानी उसमें जेनेवा कन्वेंशन की जो बात निर्धारित जो मानदंड हैं या जो निर्धारित व्यवस्था है उसका उल्लंघन किया है इजराइल ने। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ संदेश दिया है कि ईरान के हमले को उसने विफल कर दिया है और इजराइल की अब जीत हो गई है, इसलिए ईरान पर हमला करके संघर्ष को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है। साथियों, यह सही है कि ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल की मजबूत वायुसेना है और जिसके मदद से एक लंबी दूरी का अभियान वह चला सकता है। लेकिन यह एक जटिल ऑपरेशन होगा जिसमें हवा में ईंधन भरने और लंबे समय तक उड़ान भरने की चुनौती जो है इजराइल के समक्ष होगी। दूसरी तरफ ईरान को अगर हम देखें, उसके पास भी पश्चिम एशिया में सबसे बड़े आकार वाली सेना है। यही नहीं, ईरान ने ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, स्पीड बोट है और पनडुब्बियों के क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रगति कर ली है। ऐसी स्थिति में इजराइल अभी दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका जो है उससे शांति की अपील कर रहा है, तो वहीं इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान में कई हार्डलाइनर हैं जो ईरान पर मजबूती से हमला किए जाने पर जोर दे रहे हैं, यानी वे चाहते हैं कि इजराइल जो है ईरान पर हमला करे। इससे मध्य पूर्व में एक नया समीकरण देखने को मिला है। जबकि हमले में प्रॉक्सी हिजबुल्लाह समेत किसी मुस्लिम देश ने ईरान का साथ नहीं दिया और जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे जो प्रमुख मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जो है वो एक प्रकार से लड़ते नजर आए, यानी ईरान के वो भी ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक साथियों भारत का संबंध है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजरायली समकक्ष जो अपने कार्ड्स हैं और ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्ला यान के साथ फ़ोन पर बात की और भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराते हुए एक सधी प्रतिक्रिया भी उनको दी। भारत की ओर से एक सधी प्रतिक्रिया दी है।
और साथियों, यदि यह मामला आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र के सामने आता है तो वहाँ भारत एब्सटेन कर सकता है, यानी वो वोटिंग वहाँ पर अगर होगी, जब मत वहाँ पर डाले जाएंगे पक्ष विपक्ष में, तो वहाँ पर भारत अलग रह सकता है। क्योंकि इसका कारण है, एक और जहाँ ईरानी मिशन पर इजराइल का हमला जो है जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का आर्टिकल 51 कहता है कि आत्मरक्षा में जो ईरान की प्रतिक्रिया है वह गलत नहीं है। इसलिए भारत का रुख जो है किसी भी हाल में, अगर प्रो ईरान नहीं रहेगा तो प्रो इजराइल भी नहीं रहेगा। यानी पक्ष, अगर पक्ष की बात जो है अगर ईरान के पक्ष में नहीं है तो वह इजराइल के पक्ष में भी नहीं रहेगा भारत। वैसे भी दोनों देशों के साथ अगर हम देखें, भारत के संबंध जो हैं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत का दोनों देशों से ही कारोबारी रिश्ते हैं। और बीते वर्ष में अगर हम देखें कि भारत का दोनों देशों के साथ करीब 1.1 लाख करोड़ का कारोबार भी हुआ है। इसलिए भारत ने दोनों देशों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों से बचने के लिए तत्काल तनाव कम करने की अपील करते हुए कूटनीतिक रास्ते पर वापस आने की अपील की है। और साथियों, भारत के लिए पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता जो है जरूरी है, क्योंकि वहाँ न केवल 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं, बल्कि कमर्शियल शिपिंग का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से गुजरता है और तेल भी वहीं से आता है। और इज़राइल में अगर हम देखें, अभी करीब 18,000 भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। और बहरहाल ईरान और इज़राइल के बीच संघर्ष अगर हम देखें, इस समय ग्रे जोन में है। यानी जहाँ अभी कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु संकेत कुछ ऐसे हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने की मनस्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अभी इजराइल की जो घरेलू राजनीति है उसमें नेतन्याहू जो है कमजोर पड़े हैं, और वे गाजा के रफा शहर में हमला करने की तैयारी में हैं। अगर इसमें ईरान के साथ चीन और रूस भी शामिल होंगे तो इजराइल के समक्ष एक और चुनौती पेश होगी। और दूसरी ओर यदि इजराइल ईरान युद्ध जारी रहा तो यह न केवल भू राजनीति में यह न केवल भू राजनीतिक समीकरणों को बदलेगा, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को बाधित करे, और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल सप्लाई बाधित होगी। दुनिया में तेल की कुल खपत का लगभग 25% भाग जो है इस क्षेत्र से गुजरता है, और इसलिए इसका भारत सहित दूसरे देशों पर गहरा असर होना लाजिमी है। तो साथियों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि न केवल इजराइल और ईरान के बीच सुलह हो, बल्कि इजराइल का गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसका भी ठोस समाधान निकले, ताकि विश्व में सुख शांति और अमन चैन कायम हो। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें अवश्य दें, मैं उसका स्वागत करूंगा। और मुझे खुशी है कि मैं जो भी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, आप समय समय पर अपनी टिप्पणी, अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणी मुझे देते रहते हैं। इससे स्वाभाविक है कि मेरा उत्साह वर्धन होता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके समक्ष एक सारगर्भित जानकारी जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। और मैं आपका आभारी हूं कि आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं और अपनी टिप्पणी देते हैं। भविष्य में भी मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से बराबर इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।